वेव ऑप्टिक्स रिवाइज करना है, क्या क्या टॉपिक है इसमें पहले ये समझ लो। सबसे पहले हमारे पास है वेव फ्रंट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, ध्यान रखना, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमें इसको वेरीफाई करना है। बट इसमें डेरिवेशन नहीं आएगा, ये भी चीज ध्यान रखना है, तो कोई भी डेरिवेशन नहीं करना है इसका अभी। तो अगर मैं बात करूं इसमें डेरिवेशन कौन सा आना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ सकते हैं ये। देन हमारे पास थ्योरी में आ सकता है कोहेरेंट सोर्सेस, सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। अब इस चैप्टर का वेटेज है हमारे पास 4 to 6 मार्क का। पूरा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स तीनों मिला के 18 मार्क्स है। तो ये चैप्टर हमारे पास 4 to 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं जाना है। तो जनरली देखा गया है 4 मार्क्स तक आता है, पर हो सकता है कहीं कहीं इसका वेटेज बढ़ के 6 मार्क्स तक भी पहुंच जाए। तो हम इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही अपने को आगे पढ़ना है। डेरिवेशन कोई भी नहीं करेंगे एंड पोलराइजेशन भी ओमिटेड है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, व्हाट इज वेव फ्रंट। हमें पता है जैसे कुछ पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करते करते मूव करेंगे, तो जो भी उनका पाथ है दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। तो पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस, locus of all the particles of medium which at any instant are vibrating in the same phase is called wave front। जब साउंड चलता है या कोई भी वेव चलती है तो वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हुए प्रोपोगेट करती है। तो जब पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो उनका एक पाथ होगा एंड दैट पाथ इज नोन एज वेव फ्रंट। नाउ वेव फ्रंट के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेके, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, कहीं बीच में हमने पॉइंट सोर्स रख दिया जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो वेव्स हर एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा एंड उससे जो वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी लाइक अ स्फीयर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि अर्थ एक स्फेयर है, लेकिन हम उसके एक पार्ट पे खड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है वो फ्लैट है। सिमिलरली स्फेरिकल वेव फ्रंट जब बहुत दूर से ट्रैवल करता हुआ आएगा तो हमें उसका एक सिंगल पोर्शन कैसा दिख सकता है, फ्लैट दिखेगा एंड दैट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल के ही पार्ट से क्या बना, प्लेन वेव फ्रंट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जैसे अगर हमने एक लाइन सोर्स ले लिया, कैसा सोर्स है हमारे पास, लाइन सोर्स, लाइक सिलेंडर, एक स्पीकर बनाया जैसे हमने और वो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो जब उससे साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसके आसपास जो वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी आल्सो इन सिलेंड्रिकल शेप। So there are three types of wavefronts: spherical, cylindrical and plane wavefront। एक एक्चुअली अकेला प्लेन वेव फ्रंट तो नहीं बनेगा, तो जैसा मैंने बताया वो स्फेयर का ही पार्ट है, यानी प्लेन वेव फ्रंट किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का। तो जब इनफाइनाइट से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा तो वो हमें कैसा अपीयर होगा, प्लेन वेव फ्रंट। अभी वेव फ्रंट्स को ध्यान में रख के कुछ प्रिंसिपल बनाए गए, हाइगेन्स प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं। एक तो देखो 1 मार्क में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स: स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज हाइगेन्स प्रिंसिपल। अगर वेव फ्रंट समझ में आ गया तो हाइगेन्स प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा। जैसा हमने देखा कि जब पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो वो एक लोकस फॉर्म करेंगे। नाउ ईच पॉइंट ऑन अ गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब जो इनिशियली प्रोड्यूस हुआ, जो सोर्स ने पहली बार डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, उसके जो पाथ है, उसका जो लोकस है दैट इज नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट। ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके छोटे हुए पॉइंट्स को हम बोलते हैं वेवलेट्स।
ये प्राइमरी वेवलेट्स हैं। इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करके सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, जो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। एंड द एनवेलप ऑफ दीज वेवलेट्स इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेवलेट्स, इससे बने सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड सेकेंडरी वेवलेट के एनवेलप को क्या बोला है हमने? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो each point on the given or primary wavefronts acts as a source of secondary wavelets. The new position of the wavefront at any instant, called secondary wavefront, is the envelope of secondary wavelets. तो सिंपल, हमने इन दोनों प्रिंसिपल की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। नंबर वन क्या बोला मैंने? नंबर वन क्या है? Each point on the primary wavefront acts as a source of secondary wavelets, and the envelope of secondary wavelet is known as secondary wavefront. This is known as Huygens principle or Huygens assumptions. अब 1-1 मार्क में हमें ये रे डायग्राम कंप्लीट करने को आ सकता है कि सपोज एक प्रिज्म के ऊपर प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट हुआ, तो प्रिज्म क्या करता है? किसी भी रे को अपने बेस की तरफ बेंड करता है। तो ये जैसे वेवफ्रंट आया, इसने ऐसा बेंड कर दिया, तो हमें रे डायग्राम कंप्लीट करने को आएगा 1 मार्क में। या फिर ऐसा आ सकता है कि लाइक एक कॉनकेव मिरर है, प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट हुआ, ये दिख रहा है हमें, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो वो टुवर्ड्स द फोकस बेंड करेगा रेस को, मतलब वेवफ्रंट कैसा बन जाएगा? कॉनकेव, स्फेरिकल। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस का केस देखें अगर हम लोग, तो प्लेन वेवफ्रंट जब इंसिडेंट होगा तो इससे जो वेवफ्रंट बनेगा दैट इज आल्सो स्फेरिकल। तो मिरर और लेंसेज जो भी होते हैं वो प्लेन वेवफ्रंट को हमेशा किसमें बदल देते हैं? स्फेरिकल वेवफ्रंट में। लेकिन प्रिज्म ने ऐसा नहीं किया, प्रिज्म ने प्लेन वेवफ्रंट को प्लेन ही रखा, बस उसको बेंड कर दिया। एक एग्जांपल लें, हमारे पास जैसे कॉन्वेक्स मिरर है और हमने इस पे इंसिडेंट किया है प्लेन वेवफ्रंट, तो क्या करता है? जब इसके पास रेज जाएंगी कॉन्वेक्स मिरर के पास, तो ये इस तरह से कन्वर्ज करेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो रेज बनी ना, इन्हीं को ज्वाइन कर देना है, तो इससे इसका वेवफ्रंट बन गया। क्लियर है? एटलीस्ट 2 वेव्स ले लो एंड इनको ऐसा ज्वाइन कर लो, तो बन गया इसका वेवफ्रंट। कैसा बना है? स्फेरिकल। ये कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लेते हैं एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं। रे पैरेलल गई तो क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। ये पैरेलल, ये डाइवर्ज, ये प्लेन वेवफ्रंट था, तो प्लेन वेवफ्रंट से कैसा बन जाएगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। ऐसा ऐसा बनेगा ये। तो तुम्हें ना ऐसे रे डायग्राम कंप्लीट करने को आएंगे, ध्यान रखना 1-1 मार्क में आ सकते हैं ऐसे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बोला था, इसमें 2 ही डेरिवेशन बचते हैं हमारे लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को किससे प्रूव करना है? यूजिंग वेव थ्योरी और हाइगन्स प्रिंसिपल। तो देखो इसमें हमने क्या लिया है, सबसे पहले समझना, रे डायग्राम बनना चाहिए हमसे भाई। ये मिरर तो बना दिया हमने, मिरर पे 3 वेव्स आ गई, ये हो गए तीनों के तीनों इंसिडेंट रेज, और इंसिडेंट रे यहां से जा रही है रिफ्लेक्ट होके, तो इंसिडेंट रेज को ज्वाइन करके बनाया हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट, और रिफ्लेक्टेड वेव्स को ज्वाइन करके बनाया हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अभी ये जैसे एंगल आई होता है, तो हम ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि ये भी आई है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी याद रख लेना कि ये आई होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। 90 डिग्री से हमने लिया है कि ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ I-R, उससे भी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल आर होगा, रिफ्रैक्शन एंगल। ना हमारे पास ना 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक है मेरे पास ट्राइंगल पी, पी डैश एंड ए, एंगल आई। एक अगला ट्राइंगल है मेरे पास ए, ए डैश, पी डैश। इन दोनों को भाई हमें करना है कॉन्ग्रुएंट। नंबर 1, 90 90 इक्वल। नंबर 2, कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है हमें? ए पी डैश इज अ कॉमन साइड।
थर्ड वन जो हमें इम्पोर्टेंट मिल रहा है, जो हमें प्रूव करना है, वो क्या है? देखो, पीपी डैश और ए डैश, बिकॉज ये लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, सो डिस्टेंस कवर्ड विल आल्सो बी सेम ना, बिकॉज वेलोसिटी सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो दिस पीपी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए डैश। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लग गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। सो आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से दिस एंगल आई इक्वल्स टू क्या हो गया? एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बट सेकंड क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने प्रूव कर दिया। किससे प्रूव किया? हाइगेन्स प्रिंसिपल। हमने वेव का कंसेप्ट यूज किया। हमने क्या यूज किया यहाँ पर? वेव फ्रंट यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यहाँ पर भी हमने एक वेव फ्रंट कंसिडर किया है। ये दिख रहा है हमारे पास, एक मीडियम है, डेंसर मीडियम, नंबर 1 रेयरर मीडियम, एंड ये 3 रेज इंसिडेंट रेज है, एंड ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहाँ ये फर्स्ट रे मीट करती है ना, वहीं पर वेव फ्रंट बनता है। तो यहाँ हमारे पास एक वेव फ्रंट ये हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब हमें दो ट्राइंगल दिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन से अगर मैं साइन आई फाइंड करूं, तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज एपी डैश। सेकेंड वन से अगर मैं साइन आर फाइंड करूं, तो इन दिस केस दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। नाउ एज वी नो, डिस्टेंस इक्वल्स टू या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। सो लाइट ने फर्स्ट मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज पीपी डैश इक्वल्स टू होना चाहिए वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम इनटू टाइम, एंड सेकेंड मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज ए डैश, वो होना चाहिए वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम इनटू टाइम। नाउ इन दोनों का रेशियो हमारे पास आता है v1 बाय v2। तो यहाँ तक तो हमने ये प्रूव कर दिया पीपी डैश बाय ए डैश क्या है। नाउ हमें चाहिए साइन आई बाय साइन आर का रेशियो, तो हम साइन आई और साइन आर को डिवाइड करते हैं। AP डैश कैंसल, आ गया PP डैश बाय AA डैश। नाउ एज वी नो PP डैश बाय AA डैश इज V1 by V2, so sin I by sin R becomes equals to V1 by V2, but V1 by V2 is refractive index, so sin I by sin R क्या प्रूव हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया यूजिंग वेव थ्योरी और हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मैं बोलूँगा ज़्यादातर आने के चांसेस तो भाई इसी के हैं। रिफ्लेक्शन बहुत कम पूछा गया है, सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। नाउ आते हैं हम, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस होता है? जब लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। द फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी in the medium as a result of superposition of two light waves from two coherent sources is known as interference of light. In simple words, the redistribution of light or light energy is known as interference. But इसमें कुछ नए terms आ गए, like coherent sources. ठीक है? So phenomena of non-uniform distribution of light energy is known as interference, but sources must be coherent. But what are coherent sources? So coherent sources means if they emit light waves of same frequency or wavelength and of stable phase difference, यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये दोनों सेम होना चाहिए, एंड फेज डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। नाउ प्रैक्टिकली इसको अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज टू डिफरेंट सोर्सेस में कभी भी ये तीनों चीजें सेम नहीं हो सकती है।
तो ये पॉसिबल कैसे है, जब एक ही सोर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दे। तो इसको अचीव कैसे किया जाता है, बाय स्प्लिटिंग अ सिंगल सोर्स इनटू टू सोर्सेस यूजिंग स्लिट्स, स्मॉल होल्स, शार्प होल्स बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लिट्स बोल रहे हैं। इनमें से जब लाइट पास होगी तो वो दो सोर्सेज होंगे एंड बोथ आर इन द सेम फेज। या बोलना चाहिए कि फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इंटरफेरेंस मींस क्लियर हो गया होगा क्या होता है। इसके लिए दो वेव्स का सुपर इम्पोज होना जरूरी है। तो जब टू वेव्स सुपर इम्पोज होती है ना, तो कहीं पे ब्राइटनेस एकदम से बढ़ जाएगी। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जैसा तुमने लास्ट ईयर शायद पढ़ा हो कि वेव्स जब सुपर इम्पोज होती है तो उनसे नोड्स एंड एंटी नोड्स बनते हैं। तो एंटी नोड्स मीन्स जहां इंटेंसिटी हाई होती है, दैट इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज, एंड जहां इंटेंसिटी लो होती है दैट इज नोन एज डार्क फ्रिंज। तो जब हम इस पैटर्न को स्क्रीन पे लेते हैं तो हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के पैटर्न मिलना शुरू होते हैं, एंड दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस। लाइट एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यानी ऐसा समझ लो भाई, आपके पास एक पूरी नदी थी। थोड़ा सा इमेजिन करें कि हमारे पास एक रिवर है और रिवर से छोटे छोटे कनाल्स बना लिए हमने। एक कनाल में वाटर जा रहा है, एक खाली, फिर एक में पानी जा रहा है, फिर एक खाली। तो आपने उसी रिवर को डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने एनर्जी क्रिएट कर दी या एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दी। So actually interference is according to law of conservation of energy, because we are not creating or destroying the energy, we are redistributing it. कहीं पे इंटेंसिटी को हाई हो रहा है और कहीं इंटेंसिटी एकदम लो हो रही है। तो जहां इंटेंसिटी हाई हो रही है दैट इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज, और जहां लो हो गई उसको क्या बोला हमने, डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एंड डार्क फ्रिंज मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना। वो जीरो हो जाए तो बहुत ही अच्छा, दैट इज सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। पर अगर जीरो नहीं है, डार्क फ्रिंज एकदम कंप्लीटली डार्क नहीं है, दैट मीन्स वो सस्टेनेबल इंटरफेरेंस नहीं है। एक सस्टेनेबल इंटरफेरेंस, एक आइडियल इंटरफेरेंस वो होगा जहां ब्राइट फ्रिंज बहुत ब्राइट होनी चाहिए और डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क होनी चाहिए। At some points in the medium, the intensity of light is maximum, that is known as constructive interference, while at some other points the intensity is minimum, that is known as destructive interference. So there are two types of interference, constructive and destructive. Clear? One mark में आ सकता है what is interference, second आ सकता है what are coherent sources, and differentiate between constructive and destructive interference. तो constructive interference means जहाँ intensity high होगी, and destructive interference means जहाँ इंटेंसिटी लो होगी। तो हमने देखा व्हाट आर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज इंटरफेरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। एंड जैसा मैंने बताया, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वो है जहाँ जो हमें ब्राइट फ्रिंज है वो एकदम ब्राइट मिलनी चाहिए और डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क होनी चाहिए। The interference pattern with the position of maximum and minimum intensity of light fixed on all points on the screen is known as sustained or permanent interference. अगर सस्टेन इंटरफेरेंस अचीव नहीं हुआ तो तुम्हारे जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस है वो शिफ्ट होती हुई दिखेंगी। यानी इन शॉर्ट, डार्क कंप्लीटली डार्क नहीं होगी और ब्राइट कंप्लीटली ब्राइट नहीं होगी। तो हाउ वी कैन अचीव द सस्टेन इंटरफेरेंस? These are the condition. Number one, the two sources of light must be coherent. कैसे सोर्सेस चाहिए हमें? Coherent. The two coherent sources must lie very close to each other. The two sources of light should be very narrow. And the fourth, the amplitude of two waves originating from the two sources must be equal. And fifth and most important, the two sources should be monochromatic. Monochromatic means single color की लाइट होनी चाहिए, डिफरेंट कलर्स की लाइट नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक आपने रेड कलर के ले ली, ब्लू कलर ले लिया, व्हाइट कलर ले लिया, व्हाइट कलर भी नहीं चलेगा। आपको सिंगल कलर चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। जो कैसे अचीव कर सकते हैं? यूजिंग लेजर्स। लेजर का यूज किया जाए तो हम क्या अचीव कर सकते हैं? इंटरफेरेंस, सस्टेन इंटरफेरेंस अचीव कर सकते हैं। तो पॉइंट वन क्या है हमारे पास? कोहेरेंट सोर्सेज। सेकेंड, द सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। थर्ड, वेरी नैरो सोर्स। फोर्थ, एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल। एंड फिफ्थ,
कैसे सोर्सेस चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। इन दिस वे वी कैन अचीव द सस्टेन इंटरफेरेंस। नाउ अब हम इंटरफेरेंस जब अचीव करते हैं तो इसका एनालिटिकल भी देखते हैं हम, ये कैसे मतलब कैसे इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है, क्यों बन रही है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन ये समझ लोगे तो इंटरफेरेंस समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली हमने देखा कि यहाँ हम टू वेव्स को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब एक वेव को दूसरे वेव के ऊपर हमने इम्पोज कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमें वही डिराइव करना है। सपोज देयर इज अ वेव with displacement y1 equals to a1 amplitude and sine omega t. Omega means क्या होता है? Angular frequency. Now another wave with the phase difference of phi, but the phase difference is constant, जो कि condition है interference की. Now by the principle of superposition, the resultant displacement y is y1 plus y2. तो हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड यहाँ साइन ए प्लस भी लगाया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये A2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से साइन ओमेगा टी ले लिया कॉमन। दिख रहा है दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया है? तो हमारे पास एक ये टर्म आ गया और एक ये टर्म में ये पूरा कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी हमारे लिए वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो कांस्टेंट टर्म था उसको हमने ले लिया आर कॉस थीटा, कॉस फाई आ रहा है इसलिए इसमें कॉस थीटा लिया। सेकेंड वन है टू साइन फाई, इसलिए इसमें क्या ले लिया? आर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आर कॉस थीटा एंड ये दोनों की प्लेस पे हम लोग पुट कर देंगे आर साइन थीटा। अब इन दिस वे ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। आर कॉमन ले लो, एक आइडेंटिटी बन गई साइन ए प्लस बी की, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी आ गया। तो भाई एक तो ये हमने फाइनली डिराइव कर लिया कि एक नई वेव बनी जिसका फेज डिफरेंस क्या है? थीटा, एम्पलीट्यूड क्या है? आर। चलो इस नए वेव का हम एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। कैसे? हमने देखा था, हमने ये लिया है आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द टर्म्स एंड देन एडिंग बोथ ऑफ देम, स्क्वायरिंग करके हमने ऐड कर दिया। नाउ यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, होल स्क्वायर लगाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी एंड इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? ए टू स्क्वायर। इन दिस वे रिजल्टेंट, ये तो हो गया वन, देखो ये भी वन, रिजल्टेंट बिकम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi, r स्क्वायर आ रहा है यानी r आ जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अब ये डेरिवेशन याद नहीं रखा है, हमें ये याद रखना है रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है। नाउ एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो क्या मैं इस आर स्क्वायर को कुछ के आई से रिप्लेस कर सकता हूं? यहाँ पर के आई लिखा मैंने, यहाँ पर के आई वन के आई टू, इनमें भी रूट के इंटू रूट के बन जाएगा। तो के सब में से कॉमन निकल के क्या हो जाएगा? कैंसल, यानी इंटेंसिटी की टर्म में हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। तो एक तो हमने ये फॉर्मूला देखा दैट इज फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट करते जाएंगे। दिस वन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अब हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जहां एम्पलीट्यूड एकदम से हाई हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो हाउ वी कैन अचीव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? व्हेन द फेज डिफरेंस इज जीरो, जीरो या पाई के इवन मल्टीपल में चलेगा, यानी फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n पाई। किसमें, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, यानी cos फाई क्या बन जाएगा उससे? यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? ध्यान रखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐड अप हो जाएगा एंड मैक्सिमम हो जाएगा एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या बन जाएगी हमारे पास?
√I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फेज डिफरेंस क्या होगा कंस्ट्रक्टिव में, एम्पलीट्यूड क्या होगा कंस्ट्रक्टिव में, एंड इंटेंसिटी क्या होगी। नेक्स्ट अगर मान लो दोनों ही वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, सपोज ए एम्पलीट्यूड है तो ए प्लस ए क्या मिलेगा 2a। ऐसे ही मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी अगर दोनों ही सेम हुई तो 4i मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी हमें, 2√i यानी क्या बन जाएगा, और √i प्लस √i यानी 2√i और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4i। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकती है हमें 4i एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा हमें 2a। ये किस केस में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोट करेंगे ये सब। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें हम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस होना चाहिए पाई का ऑड मल्टीपल, यानी कि पाई 3 पाई 5 पाई दैट इज 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई। 2n-1 की जगह 2n प्लस भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। बट डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर 2n+1 लिया तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। cos phi in this case will become -1, फेज डिफरेंस 2n-1 पाई। मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा इस केस में दैट इज a1-a2, बट अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बन जाएगा 0। मिनिमम इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, बट अगर सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने किसका केस देखा, डिस्ट्रक्टिव का केस। इनमें काम आने वाली चीज ये है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव के केस में फाई होता है 2n-1 पाई एंड कंस्ट्रक्टिव में क्या मिला हमें 2n पाई। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, ये एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला ध्यान रखना। मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम क्या होती है भाई, हमने अब मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो इनका रेशियो लें अगर मैक्सिमम मिनिमम का तो हमें मिलता है a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो से हमारे पास ये एक रिलेशन आता है, इसका टेंशन मत लेना कि हमने क्या लगाया, हमें तो फॉर्मूला से मतलब है तो तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड से अगर हम चाहे तो एम्पलीट्यूड का रेशियो भी निकाल सकते हैं और एम्पलीट्यूड के रेशियो से हम मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम मिनिमम गिवन है और उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड के रेशियो में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे तो मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, इसमें टेंशन नहीं लेना है कहाँ से आया क्यों आया। इसी तरह से मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो लें तो वो इस तरह से आता है हमारे पास, √Imax बाय √Imin क्या आएगा, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2। फर्दर हम इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के I1 I2 का रेशियो भी निकाल सकते हैं इस तरह से। तो जो न्यूमेरिकल कभी कभी बोर्ड्स में देखे गए वो इन पे ज्यादा देखे गए हैं कि Imax और Imin का रेशियो पूछा है इन्होंने, एंड गिवन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स गिवन है। ऑब्वियसली ये इंटेंसिटी सेम नहीं होगी क्योंकि अगर सेम होगी तो नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा, यहाँ डिफरेंट इंटेंसिटीज गिवन होंगी, like one of them is I, another one is 2i, 3i, 4i। जैसा मैंने बताया अगर हम a1 a2 को सेम ले लें यानी कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये आ जाएगा a² प्लस 2aa cos थीटा। सॉल्व करने के बाद कॉमन ले लें यहाँ से 2a², 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos² थीटा बाय 2। इससे हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मिलेगा, लेकिन ये कब होगा, जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो। ठीक है, तो जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो हमें रिजल्टेंट ये मिलेगा। इस केस में इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, √I, रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैंने, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, एंड टू √I0 मान ली मैंने इनिशियल है,
एम्पलीट्यूड स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें तो आई क्या आएगा हमारे पास 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इंटेंसिटी का रिलेशन ये होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, if both the waves are with same amplitude और same intensity। और इस केस में हमने इनिशियल इंटेंसिटी को क्या लिया है, आई नॉट, और यहाँ इनिशियल एम्पलीट्यूड को क्या लिया है हमने, ए। अब जैसा हमने देखा कि अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव में थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा, कंस्ट्रक्टिव में सॉरी, थीटा अगर 0 पुट करें तो आर क्या बन जाता है हमारे पास, मैक्सिमम, दैट इज 2a। और फेज डिफरेंस अगर 180 का हुआ, मतलब बोथ द वेव्स आर आउट ऑफ फेज, तो 180/2 90, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा हमें, 0। और जैसा मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें 4I0 मिलेगी और मिनिमम इंटेंसिटी क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। तो ये समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हम पाथ डिफरेंस पे। जैसा कि एक स्लिट है हमारे पास, स्मॉल ओपनिंग, एंड सपोज यहाँ से 2 वेव्स चलती हैं। ये वेव्स की जगह मैंने लाइन इसलिए बताई है क्योंकि समझना आसान है, और अगर तुम लोग चाहो तो वेव्स बना सकते हो ऐसे। ये 2 वेव्स चल रही हैं, तो इन दोनों के वेव्स में अगर हम बात करें, दोनों ही वेव्स में, तो फर्स्ट वेव से ज़्यादा डिस्टेंस सेकेंड वेव ने ट्रैवल किया, तो दोनों का ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज पाथ डिफरेंस। और हमें ये पाथ डिफरेंस एक्स फाइंड करना है। और कहीं कहीं इसको वाई से रिप्रेजेंट किया है, जो टोटली गलत है। मैक्सिमम बुक जो होती है वो पाथ डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स से। नाउ एक्स पाथ डिफरेंस है, जैसा कि हमें पता है कि 2π का फेज डिफरेंस कब बनता है, जब पूरा वेव कंप्लीट होता है, वेवलेंथ कंप्लीट होता है, तब एंगल कितना होता है, 0 to 2π। तो फाई का फेज डिफरेंस कब बनेगा, तो फाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, यूनिटरी मेथड से लैम्डा इनटू फाई बाय दिस इनटू दिस बाय दिस, एंड दिस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। And now we can find the phase difference using this path difference। phi इक्वल टू क्या होता है, 2πx/λ। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। phi इक्वल्स टू क्या होगा, 2πx/λ। क्या फाइंड करेंगे, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस। ठीक, अब जैसा हमने देखा कि फेज डिफरेंस जो आया, दैट इज 2πx/λ। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस होता है 2nπ। तो 2nπ इक्वल्स टू 2πx/λ पुट करें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाता है, n/λ। तो इसको याद रखेंगे फॉर्मूला को कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज n टाइम्स ऑफ λ। मतलब वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल में चलेगा इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली हम डिस्ट्रक्टिव के लिए डिराइव करें। डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या देखा था हमने, 2n-1π, एंड फाई होता है 2πx/λ। इस तरह से डिस्ट्रक्टिव के केस में x आ जाता है 2n-1 इंटू λ/2। एंड जैसा मैंने बताया यहाँ -1 की जगह +1 भी हो सकता है, दैट इज एन ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल में 2n-1 भी आ सकता है, 2n+1 भी आ सकता है। तो ये आ गया डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास, क्या आया डिस्ट्रक्टिव के लिए, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है इसका, 2n-1π। कंस्ट्रक्टिव के केस में फेज डिफरेंस 2nπ, पाथ डिफरेंस n/λ। क्लियर है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो सीधे हम लोग ये ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ टर्म समझ ले पहले। स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो है हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल डी, एंड सेंटर से, ये सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी nth
फ्रिंज का डिस्टेंस जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। पाथ डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। एंड फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इक्वल टू अभी हमने देखा क्या रिलेशन होता है, 2πx/λ। कंस्ट्रक्टिव के लिए ये होता है n λ, डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने देखा क्या होता है 2n-1 λ/2। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है 2n π, और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है 2n-1 π। कैपिटल डी स्लिट टू स्क्रीन का डिस्टेंस, स्मॉल डी स्लिट के बीच का डिस्टेंस, y सेंट्रल फ्रिंज से nth फ्रिंज का डिस्टेंस। तो अब हम ये y डिराइव करें, इसका डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम बस लर्न कर लोगे कि y का फॉर्मूला आता है dx/d। लेकिन हमें ये भी लर्न नहीं करना है, हमें डायरेक्टली ये लर्न करना है कि कंस्ट्रक्टिव के केस में y nth ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस, nth ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है n λ/d। और nth डार्क फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है 2n-1 λ/d/2d। ये ब्राइट के लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये डार्क फ्रिंज के लिए। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल में सब काम आएंगे, है ना, किसी तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस गिवन है किसी भी फ्रिंज का, दैट मीन्स वो y गिवन है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा लिखा होगा, या डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो अगर ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डार्क फ्रिंज का पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वेदर इट इज डार्क और ब्राइट, λ/d/d। लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ, कैपिटल डी हमने देखा स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? इट डजंट मैटर कि वो डार्क फ्रिंज है कि ब्राइट फ्रिंज, दोनों का ही विड्थ सेम होता है, λ/d/d। ये तभी सेम मिलेगा जब क्या सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा। अभी हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, फाई पढ़ा, 2πx/λ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए x, पाथ डिफरेंस n λ, डिस्ट्रक्टिव के लिए x होता है 2n+1 या 2n-1 λ/2, पाथ डिफरेंस x होता है y/d/d, ब्राइट फ्रिंज के लिए nth फ्रिंज के लिए सेंटर से डिस्टेंस n λ/d/d, एंड पाथ डिफरेंस तो यही रहेगा, x इंटू वाई d/d ले सकते हैं, λ/d/d तो एक अलग चीज हो जाएगी, वो नहीं लेंगे हम लोग। डार्क फ्रिंज के लिए yn क्या होगा 2n+1 λ/d/2d। बीटा होता है हमारे पास यानी कि विड्थ ऑफ फ्रिंज λ/d/d। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज पूछे तो क्या होता है λ/d। यानी हम इस फॉर्मूला में λ/d की जगह थीटा एंगुलर विड्थ भी पुट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, s/s must be less than λ/d, दैट इज एंगुलर फ्रिंज से s/s की वैल्यू कम होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस स्मॉल s एंड कैपिटल S? तो स्मॉल s होता है साइज ऑफ सोर्स एंड कैपिटल S होता है डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द सोर्स। स्मॉल s साइज ऑफ सोर्स जो हमने स्लिट के पीछे रखा है, सोर्स और स्लिट तक के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला है कैपिटल S। तो जब s/s लेस देन λ/d होगा तभी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस फॉर्म नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये तुम्हें एनसीईआरटी में ही मिलेगी। किस काम आती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, जो बोलना चाहिए हमें, जो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो इस पे हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जितने फॉर्मूले थे सब पढ़ लिए इंटरफेरेंस से रिलेटेड।
इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते तुम लोगों के फॉर्मूला पे। क्या क्या गिवन है हमें, 2 स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, स्लिट के बीच का डिस्टेंस गिवन है। स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी। What is the fringe separation when a blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? Wavelength given है, कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, वैल्यूज पुट करो, विड्थ आ जाएगी। What is the effect on interference fringes in a Young's double slit experiment due to each of the following? Screen is moved away from the plane of slits. कैपिटल डी को इंक्रीज किया, as beta is directly proportional to capital D, fringe width will also increase. Monochromatic source is replaced by another monochromatic source of shorter wavelength. वेवलेंथ को रिड्यूस करेंगे तो बीटा भी रिड्यूस हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, स्मॉल डी को इंक्रीज किया तो बीटा डिक्रीज होगा। सोर्स स्लिट दैट इज स्मॉलेस्ट इज मूव्ड क्लोजर टू स्लिट्स, डबल स्लिट प्लेन, यानी इस कैपिटल एस को रिड्यूस कर दिया। नाउ एज वी नो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस स्मॉल एस बाय कैपिटल एस, और अगर कैपिटल एस को रिड्यूस कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमने ये कैपिटल एस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया तो एस बाय एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड ये अगर इंक्रीज हो गई तो हो सकता है इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म ही नहीं हो। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मे बी इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा डिसअपियर हो जाए, बिकॉज हमने ये सोर्स को मूव किया टुवर्ड्स द स्लिट्स। विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, स्मॉल एस को इंक्रीज किया तो भी हो सकता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म नहीं हो, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया तो वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी हमें जब इंटरफेरेंस पैटर्न अचीव करना होता है तो सोर्स जितना नैरो होगा, जैसा हमने देखा सस्टेन इंटरफेरेंस, सोर्स स्लिट कैसी होनी चाहिए, नैरो। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। भाई इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा लेकिन कलरफुल पैटर्न मिलेगा, और वो पैटर्न कैसा होगा, सेंट्रल फ्रिंज वाइट होगी क्योंकि वहां सभी कलर ओवरलैप होंगे। फारेस्ट विल अपीयर ब्लू, आफ्टर फ्यू फ्रिंजेस नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज सीन। यानी होगा कैसा, बीच वाली फ्रिंज कैसी दिखेगी हमें, व्हाइट, और जैसे से हम दूर जाएंगे वो कैसे बदलती जाएंगी, ब्लू में, और पैटर्न भी क्लियर नहीं बनेगा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बोर्ड्स में बहुत बार, व्हाट हैपेंस व्हेन मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। एक ये चीज ध्यान रखेंगे, व्हाट हैपेंस टू फ्रिंज विड्थ व्हेन होल apparatus ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा का पूरा apparatus उठा के हमने कहाँ डाल दिया, वाटर में। जैसा कि हमें पता है कि जब हम apparatus को वाटर में डालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज λ1 बाय λ2। बीटा 1 क्या होता है, λ1 d बाई डी होगा। यहां से हमने λ2 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ λ1, दिख रहा है। बीटा 2 जब हमने उसको वाटर में डाल दिया पूरे apparatus को, तो वेवलेंथ ऑफ जो कलर होगी वो चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी। नाउ सपोज दैट बिकम्स λ2, तो अब विड्थ हो जाएगी λ2 d बाई डी, एंड एज वी नो λ2 इज λ1 बाय म्यू, तो हमने पुट कर दिया। नाउ λ1 d बाई डी इज बीटा 1, यानी नया जो फ्रिंज विड्थ होगा वो 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगा ओल्ड वन का। तो याद हमें ये रखना है कि भाई कि जब भी हम apparatus को किसी लिक्विड में सबमर्ज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ जो है पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू, यानी 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगा बीटा। क्लियर है। अगर डेंसर मीडियम में डाल दिया तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और रेयर मीडियम में डाल दिया तो क्या होगा, बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे ये वाला। ये न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, the intensity of light
at a point on the screen where path difference is lambda is k units. पाथ डिफरेंस लैम्डा पे इंटेंसिटी k मिलती है. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3. नाउ हमें x1 गिवन है, i1 गिवन है, x2 गिवन है, बट i2 इज अननोन. जैसा कि मैं बताया फाई होता है 2 पाई एक्स बाय लैम्डा एंड i होता है i1 प्लस i2 2 रूट i1 i2 cos फाई. बट अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हो तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि इंटेंसिटी जो मिलती है दैट इज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 मिलती है. फर्स्ट केस जब पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है तो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई, और वो फेज डिफरेंस अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 2 पाई बाय 2 यानी पाई. कॉस पाई इज -1. इंटेंसिटी आ गई 4 आई नॉट, बट दिस इंटेंसिटी इज गिवन k, सो आई नॉट क्या आ गया k/4. लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, ये तो हमने आई नॉट फाइंड किया, हमें फाइंड करना है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा तो इंटेंसिटी क्या हो. तो पाथ डिफरेंस से पहले फेज डिफरेंस निकाल लिया. फेज डिफरेंस इसमें पुट करके हमने यहाँ से क्या फाइंड कर ली, इंटेंसिटी. देखो आई नॉट की जगह क्या पुट कर दिया हमने k/4, फेज डिफरेंस की जगह 2 पाई बाय 3 बाय 2 यानी π/3. नाउ cos 60 डिग्री इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 कैंसल, इसके स्क्वायर से एक और 4 आ गया 1/4, यानी इंटेंसिटी क्या मिल जाती है हमें k/4. पहले इंटेंसिटी जो थी हमारे पास लैम्डा पे वो क्या थी k, क्वेश्चन में गिवन था, और लैम्डा बाय 3 पे इंटेंसिटी क्या बन गई k/4. क्वेश्चन समझ में आया ये. एक और क्वेश्चन देखेंगे, सैंपल पेपर्स में बहुत बार देखा गया है. इवन जो यहाँ मिस्टेक है वो बोर्ड में मिस्टेक मिली है. क्या मिस्टेक है यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में हमें 2 वेवलेंथ गिवन है एंड हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर. ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, एन गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, बट क्या कैपिटल डी और स्मॉल डी गिवन है, नहीं. बोर्ड्स में भी यही गलती हुई थी, सेम क्वेश्चन लेकिन कैपिटल डी स्मॉल डी गिवन नहीं था, तो हमें क्वेश्चन में ये वैल्यूज जो गिवन है पुट करके यहीं छोड़ के आ जाना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बताना है कि 2 डिफरेंट वेवलेंथ के लिए इनके ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ कोइंसाइड होंगे. What is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide? तो फर्स्ट वन के लिए हमने n-1 लिया है, बिकॉज दोनों n ले लेंगे तो n ही कैंसिल हो जाएगा. फाइंड क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वन के लिए n-1 लिया है, n की वैल्यू लैम्डा पुट कर दिया, d और d तो अननोन थे. सेकेंड वन के लिए हमने n पुट किया. ना हमें पता है दोनों इक्वल होने चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में बोला था ना, क्या लिखा है देखो, least distance from central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide. ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए. सॉल्व करके यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5. मतलब ये दोनों ही केसेस में जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज होगी वो क्या होगी, कोइंसाइड करेगी. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक में n लेना है और दूसरे में क्या लेना है हमें, क्योंकि तुमने अगर दोनों n ले लिए तो क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा. हाँ, एक का डार्क एक का ब्राइट पूछते तो फिर हम दोनों के n ही लेके इक्वेट कर सकते थे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन पे. जैसा हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, इंटरफेरेंस मींस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. बट डिफ्रैक्शन मींस क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर्स. लाइक जैसे हम बात करें कि मैं कोई बोल रहा हूँ लेकिन मेरे सामने किसी ने कोई एक शार्प ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया फॉर एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरीली शार्प, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो साउंड जो होगा वो कॉर्नर से बेंड होके निकल जाए. दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टावर है, रेडियो टावर है, और उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग आ जाती है, तो जो रेडियो वेव्स है वो बिल्डिंग के आसपास से बेंड होके भी आ जाएगी. लाइट वेव ऐसा नहीं करती, लाइट वेव हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट. लेकिन साउंड वेव्स जो है वो बेंड भी हो सकती है.
इवन लाइट वेव्स भी यहाँ बेंड होंगी, हम यही देखना है। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि साउंड वेव्स बेंड हो सकती है, लेकिन लाइट वेव्स भी बेंड होती है, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इन द पाथ, नॉट नेसेसरीली शार्प, इट मे बी एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल, बट जब भी कोई ऑब्स्टेकल किसी वेव के पाथ में आएगा तो वेव क्या होगी, उन कॉर्नर्स पे बेंड होना स्टार्ट होगी, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो एक तरह से उसका एक शेडो बन रहा है, और वो शेडो एकदम से डार्क नहीं बनेगा, यानी अगर हम अपने हाथ का शेडो भी देखें तो वो एकदम डार्क नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट कॉर्नर से बेंड होती हुई आ रही है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, व्हेन द सोर्स इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे कि हम सोर्स बल्ब ले ले, ट्यूबलाइट ले ले जो हमारे बहुत पास है, तो उससे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न अचीव होगा दैट इज फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन। बट अगर सोर्स को इनफाइनाइटली लिया जाए, लाइक सन को एज अ सोर्स लिया जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। So there are two types of diffractional, Fresnel and Fraunhofer. Fresnel means क्या होगा, जब सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे, और फ्रॉनहोफर मतलब सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? तो पहली तो डेफिनेशन हमें याद रखना है, इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, while the diffraction is the bending of light at obstacle or at the sharp corners. इंटरफेरेंस में हम लोग टू स्लिट का यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट का यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज डिफ्रैक्शन। इसका भी हमें कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आना है। डिफ्रैक्शन में अगर हम फॉर्मूला देखें इसका, जैसा मैंने बताया यहाँ एक ही स्लिट होगी, सिंगल स्लिट होगी, एंड वो स्लिट का जो विड्थ है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल ए से। इंटरफेरेंस में स्मॉल डी था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और यहाँ पर क्या है, स्लिट विड्थ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए से। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स डी बाय, मतलब वाई एन मिनिमा के लिए। नाउ व्हाट इज मिनिमा? इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस बनती थी, लेकिन यहाँ पर वो प्लेस जहाँ इंटेंसिटी कम होती है दैट इज नोन एज मिनिमा। एक्चुअली जो डिफ्रैक्शन होता है उसका पैटर्न कुछ इस तरह का बनता है, मतलब मिडिल वन जो कि बहुत ब्राइट होगी, लेकिन आगे वालों की ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी, इस तरह का कुछ पैटर्न मिलेगा हमें। डिफ्रैक्शन में सेंटर की जो फ्रिंज रहेगी वो बहुत ही ब्राइट होती है, विच इज नोन एज मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ मिनिमा यानी जहां पर इंटेंसिटी कम है उसका फॉर्मूला होता है एन लैम्डा डी बाय ए। इसको अगर हम इंटरफेरेंस से रिसेंबल करें तो वहां ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस होता है एन लैम्डा डी बाय डी, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, अपोजिट, मिनिमा। यहाँ मैक्सिमा का सेंटर से डिस्टेंस 2n माइनस वन लैम्डा डी बाय 2a, एंड मैक्सिमा और मिनिमा की विड्थ क्या होती है, लैम्डा डी बाय ए। विड्थ दोनों की ही सेम रहेगी वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा इसका डबल मिलता है, वो क्यों हम आगे पढ़ेंगे। एंड जैसा हमने सिलेबस में देखा, बस उसका हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, हमें उसका डेरिवेशन नहीं चाहिए। जैसा मैंने बताया इस तरह का पैटर्न बनता है इंटेंसिटी का। अगर मैं इसको इंटरफेरेंस से कंपेयर करूं तो इंटरफेरेंस में हर एक जगह पर इंटेंसिटी क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती जाती है, और ये बीच में जो बन रहे हैं दैट इज मिनिमा। तो ये बाकी सब देखें तो हम लैम्डा के विड्थ का है, लेकिन सेंट्रल कितना मिल रहा है हमें, 2 लैम्डा, ट्वाइस द लेंथ मिलता है, ट्वाइस द विड्थ। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा डी बाय। नाउ क्वेश्चन ये आता है व्हाई सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल, बिकॉज जब हम
स्लिट की बात करते हैं, और अगर हम स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो अपर हाफ भी क्या करेगा, सेंट्रल के इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा में, and lower half also contributes in central maxima. In this way, the width of central maxima is double, because lower half as well as upper half of the slit is contributing in the central maxima. अब ये क्या हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सेपरेट कर सकते हैं क्या? तो सेपरेटली दोनों को कभी अचीव नहीं किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की, तो उसके अंदर भी क्या बनता है, इंटरफेरेंस बनता है, यानी डिफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस मिलता है, और इंटरफेरेंस के अंदर भी हमें क्या मिलता है, मतलब इंटरफेरेंस की जो सेंट्रल विड्थ होती है, जो ब्राइट फ्रिंज है, वो एक्चुअली मिड में बहुत ब्राइट होती है, लेकिन आसपास की ब्राइटनेस थोड़ी थोड़ी कम होती हुई दिखती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो वी कैन नॉट अचीव सेपरेटली इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। आपको डिफ्रैक्शन के अंदर इंटरफेरेंस भी मिलेगा और इंटरफेरेंस के अंदर डिफ्रैक्शन भी मिलेगा। तो अब हम एग्जांपल्स देखें, मतलब डिफरेंसेस देखें, सॉरी, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड diffraction. Number one definition: redistribution of light is known as interference. Bending of light at obstacle is known as diffraction. Interference, two slits are used. Diffraction, single slit is used. In interference, all the fringes are of equal width, while in the case of diffraction, the central maxima is twice in the width. Clear है? So at least three differences याद होना चाहिए, and both of them are according to law of conservation of energy. We are neither creating or not destroying the energy. फर्स्ट वन में redistribution हुआ एनर्जी का, सेकंड वन में एनर्जी बेंड हो रही है बस।